हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए मैग्नेटिज्म पार्ट 11 न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो आइए हम पहले उसको लेते हैं। कहा गया है कि द कोर्सिविटी ऑफ ए बार मैग्नेट इज द कोर्सिविटी ऑफ ए बार मैग्नेट इज, कोर्सिविटी दिया है बार मैग्नेट की 2 × 10⁻³ एम्पियर पर मीटर। इट इज प्लेस्ड लेंथवाइज, इट इज प्लेस्ड लेंथवाइज इन ए सोलेनॉइड, in a solenoid of length 15 centimeter, of length 15 centimeter, and turns are 150। 150 टर्न थे और 15 सेंटीमीटर उसकी सोलेनॉइड की लंबाई थी। कैलकुलेट द करंट रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द करंट रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द करंट रिक्वायर्ड इन द सोलेनॉइड, in the solenoid to fully demagnetize, the magnet। क्लियर? तो ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। हाँ, क्या इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द कोर्सिविटी ऑफ ए बार मैग्नेट इज, कोर्सिविटी की वैल्यू दी हुई है। इट इज प्लेस्ड लेंथ वाइज इन द सोलेनॉइड, किसी सोलेनॉइड में अंदर रखा गया है, कोई बार मैग्नेट है, ओके, या ये बार मैग्नेट है, सोलेनॉइड के अंदर रखा गया जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है और नंबर ऑफ टर्न्स देखिए 150 है, 150। कैलकुलेट द करंट रिक्वायर्ड इन द सोलेनॉइड टू फुली डीमैग्नेटाइज द मैग्नेट। इस मैग्नेट को फुली डीमैग्नेटाइज करने के लिए कितनी करंट उसमें सोलेनॉइड के अंदर फ्लो करानी होगी। क्लियर? P100 फेज एक्स और मैं STP सर। ओके, चलिए तो ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। हाँ, पढ़ चुके हैं, चैप्टर फिनिश हो चुका है, तो आप इसको करिए। फर्स्ट हो गया बेटा? चलिए अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अब अपना आंसर मिलाइए ना, रोक करके वीडियो। जब भी कहीं मैं कहूँ क्वेश्चन करने के लिए तो हम वीडियो रोकिए, तुरंत वहाँ पे सॉल्व करिए और फिर आगे उसको ऑन करेंगे, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा तुरंत। तो चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए, कोर्सिविटी तो जानते हैं कि कोर्सिविटी होती क्या है, तो पीछे सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। वीडियो नंबर 9 में होगा। 10 नंबर तो 10 नंबर मैग्नेटिज्म, 10 नंबर न्यूमेरिकल है, 9 नंबर 8 नंबर में 8 9 में देखिए ना, वहाँ पर है। तो आप मुझे पूरा यकीन है कि आप इसे पढ़ते आ रहे होंगे और पूरा सब कुछ आपका तैयार होगा, फर्स्ट क्लास तैयार होगा सब कुछ यहाँ तक। ठीक है, चलिए अब कोर्सिविटी होती ही क्या है। यदि मान लीजिए कि कोई एक मैग्नेट है, सपोज करिए यह कोई एक मैग्नेट है और हमको इसको डीमैग्नेटाइज करना है, तो हम क्या करेंगे कि इसके जिधर इसकी फील्ड होगी उसके रिवर्स डायरेक्शन वाले फील्ड में, यानी कि इस पर एक रिवर्स फील्ड लगा देंगे। जब हम इस पर रिवर्स फील्ड लगाएंगे तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होंगे, यानी पढ़े ना पीछे सब स्प्रेड है बेटा, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट इसका, जो मैग्नेटिक मोमेंट होंगे यानी कि जो एटम होंगे,
हर आइटम रोटेट करेगा, फिर उधर अलाइन करने के लिए दूसरे फील्ड में, चूँकि रिवर्स फील्ड लगाए हुए हैं। मान लीजिए कि इसके मैग्नेटिक मोमेंट का दिशा है इधर और फील्ड है इधर, तो यह सेट होगा, फिर से क्या करेगा, उधर जाने की कोशिश करेगा। तो जब यह इधर से उधर घूमता है तो इसे कहते हैं डी अलाइनमेंट। क्या बोलते हैं इसको? डी मैग्नेटाइज या डी अलाइनमेंट। तो डी मैग्नेटाइज होगा, अब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की। तो पहले तो 0 होगी और फिर दूसरे दिशा में अब जाएगा, तो दूसरे दिशा में जा करके अब वहाँ फिर अलाइनमेंट होगा उसका। ओके, तो सवाल ये रहा कि कोर्सिविटी क्या हुई तब। तो कोर्सिविटी, यू नो वेल दैट द कोर्सिविटी, व्हाट इज द कोर्सिविटी? कोर्सिविटी इज द नेगेटिव फील्ड रिक्वायर्ड कोर्सिविटी इज द नेगेटिव फील्ड रिक्वायर्ड टू मिनिमाइज टू जीरो द रिटेंस फील्ड। यानी कि किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जितनी फील्ड स्टोर हो जाती है मैग्नेटाइजेशन के द्वारा, उसको जीरो करने के लिए जिस नेगेटिव फील्ड की जरूरत पड़ती है उसी को क्या कहते हैं? उसी को कोर्सिविटी कहते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? P100 फिजिक्स। क्लियर? तो दैट इज द कोर्सिविटी। कोर्सिविटी क्या होती है? तो कोर्सिविटी इज द नेगेटिव फील्ड, फिर से बोलिए, कोर्सिविटी इज द नेगेटिव फील्ड रिक्वायर्ड टू डू जीरो रिटेंस फील्ड को जीरो करने के लिए जिस नेगेटिव फील्ड की आवश्यकता होती है उसी को कोर्सिव फील्ड कहते हैं। और जीरो करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रोसेस को कोर्सिविटी कहते हो। आ जाइए, तो अब चला देखो भाई, यहाँ पर अब जानते हैं आप कैसे अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यह आपके AIPMT एग्जाम जो पहले नीट के पहले होता था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्लियर? तो अब चाहे आप IIT के स्टूडेंट हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे आप नीट देने जा रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड देने जा रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए, तो जानते हो कि सोलेनॉइड की यदि हम बात करें तो इन द केस ऑफ द सोलेनॉइड व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? तो B बराबर म्यू नॉट Ni। क्या होता है? B बराबर म्यू नॉट Ni सोलेनॉइड की फील्ड होती है ना। तो लिख दीजिए वहां पर कि मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर ऑफ द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर ऑफ सोलेनॉइड। तो मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर ऑफ द सोलेनॉइड B बराबर कितना होता है? म्यू नॉट Ni। ओके, किसके लिए? फॉर लॉन्ग। ये किसके लिए है? फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड। क्लियर? चलिए, तो यहाँ हम लॉन्ग सोलेनॉइड मान करके पढ़ कर अभी, फिर बाद में हम लोग निकाला जाएगा। चलो बेटा, ओके, अब आ देखिएगा, तो B इक्वल टू म्यू नॉट Ni। अब यहाँ पे जो Ni है ना, इसको क्या कहते हैं? तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि व्हाट इज द Ni, तो अब याद रखिएगा हमेशा कि कोर्सिव फोर्स क्या होता है। यानी कि जो कोर्सिविटी होती है, तो कोर्सिविटी के दौरान जो अपोजिशन, जब भी हम रिटेंस फील्ड को जीरो कर रहे होते हैं किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में, यानी कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में, जब हम उसके अंदर की रिटेंस फील्ड को जीरो कर रहे होते हैं तो उस समय उस मैग्नेटिक मटेरियल यानी कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के द्वारा जो फोर्स अपोजिशन व्यक्त किया जाता है उसी को हम लोग कोर्सिव फोर्स बोलते हैं। कोर्सिव फोर्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? कोर्सिव फोर्स बोलते हैं। एंड दैट फोर्स जनरली रिप्रेजेंटेड बाय H, and this H equal to very important point Ni. This force is the generally represented H equal to Ni. क्लियर? अब जा देखो भाई, इसका मतलब है कि जो अपोज किया गया होगा वह क्या हुआ होगा? H इक्वल टू Ni। हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए I। तो इसी को कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्सिविटी। दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्सिविटी, also called magnitude of coercivity।
दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्सिविटी कहलाता है, ठीक। अब जा देखो भाई, तो आई बराबर कितना हो गया, एच अपान एन, एच अपान एन। यदि हमको इस एच की वैल्यू दी हुई हो तो हम आई की वैल्यू बस एक लाइन में बता सकते हैं। अब आप देखिए अपने क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, कोर्सिविटी ऑफ द बार मैग्नेट इज सो मच, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ था, एच, दिस इज द एच, ये दिया क्या है, ये है एच, क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्सिविटी दिया हुआ है, द कोर्सिविटी, ओके। मीन्स एच का मान है कितना, 2 × 10⁻³ अपॉन एन की वैल्यू। अब जो देखिए 15 सेंटीमीटर, जानते हैं कि स्मॉल एन क्या होता है, वही जो सोलेनॉइड में होता है स्मॉल एन, वही है यहाँ पर भी। तो 150 टर्न है और 15 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है, देखिए कहीं पे है, यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे देखिए 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। बाकी चीज़ों की जरूरत नहीं है, इनको आप हटा दीजिए, क्लियर। देखिए हो गया, आइए अब जा देखिए, हाँ ओके। तो n बराबर कितना हुआ, n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स 150 अपॉन लेंथ n बराबर देखा जाए कितना हुआ, 150 अपॉन 15, कितना हो जाएगा ये, 1000, ये हो गया 1000, ओके। चलिए अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, सारा जाएगा, हाँ वैल्यू पुट कर दिए, बस आंसर निकाल दिए वहाँ से। चलिए हो बेटा, वैल्यू पुट कर दिया, हाँ आ जाइए। n की वैल्यू कितनी थी, 1000, कितना जाएगा, तो 10⁻³ है, ऊपर भी 10⁻³ है, नीचे भी 10⁻³ है ना, हाँ कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ पर भी 1000 है, नीचे 1000 है, तो यहाँ पर भी 10⁻³ है, ऊपर भी 10⁻³ है, कैंसिल हो गया। आई बराबर कैंसिल हो गया, आई बराबर 2 एम्पियर, ओके, दिस इज द रिजल्ट, बस सॉल्व हो गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन अब जैसे मान लीजिए है क्या है, तो बहुत आसान, लेकिन जब वैल्यू समझ में आएगी, जब एक बार कर लिया, अब कभी गलत नहीं होगा। अब मालूम हो गया कि हाँ कोर्सिव फील्ड कैसे होती है, क्या होती है ना, तो हर टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। हो गया बेटा, तो आई बराबर कितना है, 2 एम्पियर, यानी कि यदि सोलेनॉइड में 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही हो, तो उसको हम जो मैग्नेट है ना, उस मैग्नेट जिसकी कोर्सिविटी इतना है, हम इसको डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट। हाँ क्वेश्चन को ऐसे ही प्रैक्टिस कर लिए पूरा, इसको 2-3 बार सॉल्व करिए इसको पहले। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। हाँ अगला क्वेश्चन है कि a closely wound solenoid of 2000 turns, a closely wound solenoid of 2000 turns and area of cross section and area of cross section
एरिया क्रॉस सेक्शन 1.5 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। कैरीज करंट I इक्वल टू कैरीज करंट I इक्वल टू 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। और क्या दिया हुआ है? और कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज मैग्नेटिक फील्ड इज 5 × 10⁻²। 5 × 10⁻² टेस्ला फील्ड दिया हुआ। मेकिंग एंगल 30 डिग्री with axis of solenoid, with axis of जल्दी से क्वेश्चन नोट करिए। एक्सिस ऑफ solenoid, the torque on the solenoid will be, the torque on the solenoid will be, हाँ मार दीजिए आंसर फटाफट। हाँ आंसर मार दीजिए तुरंत। क्या करेंगे? देखिए क्या कह दिया बेटा, जल्दी से करिए, सॉल्व करिए। एक क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड 2000 तो टर्न्स दिया है इसमें। क्वेश्चन तो देखिए, देख करके कैसे सॉल्व करेंगे। एंड एरिया क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, इतना दिया हुआ है, एरिया भी दिया हुआ है। करंट इसमें जो फ्लो कर रही है भी दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड इतना है, बी का मान भी दिया हुआ है। और मेकिंग 30 डिग्री का एंगल बना रहा है विथ एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड के साथ में। ठीक, अब सोच लीजिए, कहीं आपके मन में तो ये तो नहीं आ रहा है कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो 60 कर दें कि 30 ही रख दें? क्या सोच रहे हैं? है ना, सोच रहे होंगे ना कुछ। हाँ बेटा, तो बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। टाउ बराबर क्या होता है बेटा? एन आई ए बी साइन थीटा होता है ना। टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा होता है, जानते हो। टाउ क्या है? टॉर्क। क्या है यूनिट? न्यूटन मीटर। चलो, टाउ बराबर एन इज हाउ मच? 2000। तुरंत वैल्यू पुट करिए। आई कितना बेटा? करंट कितनी बढ़ रही? 2 एम्पियर। एक क्रॉस सेक्शन भी दिया हुआ है 1.5 × 10⁻⁴ इंटू और कुछ एन हो गया, आई ए हो गया, और बी 5 10⁻² इंटू साइन हाउ मच? 30। हाँ, अब कहेंगे सर कैसे, है ना। तो पहली बात यह है कि आप जैसा याद करिए, थ्योरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। न्यूमेरिकल सॉल्व तभी कर पाएंगे जब आपकी थ्योरी बहुत ही अच्छी होगी। तो पहला काम, सबसे पहला काम होता है कि पहले थ्योरी को खूब ज़बरदस्त स्ट्रांग करिए। टाउ बराबर क्या बेटा? वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी। एम और बी के बीच का एंगल होता है ना थीटा, ये जानते हो। अब यहाँ कहोगे कि थीटा किसके बीच का एंगल? तो थीटा इक्वल टू, याद करिए, जल्दी से लिखिए वहाँ पर, एंगल थीटा इक्वल टू एंगल किसके बीच? बिटवीन एम एंड बी के बीच का एंगल होता हुआ। अब जो सोलेनॉइड आपका है ना, जो सोलेनॉइड है, देखो बेटा, ये जो सोलेनॉइड है ना, ये आपका सोलेनॉइड है। क्लियर? अब सोलेनॉइड है, ये क्रॉस सेक्शन हो गया, ये क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन पर परपेंडिकुलर डाले हुए हैं आप, डालेंगे। अच्छा, अब जो क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये एम का दिशा होगी। यदि वह 30 डिग्री न दिया होता तो यही दिशा बी की भी होती। तो बी और क्या, एम दोनों एक दिशा में होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है
कि B और M के बीच एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो डायरेक्ट सीधे दिख रहा है कि 30 डिग्री, यानी कि कुछ भी करना नहीं है। देख रहे हैं ना, क्लियर हो? ओके ना। पीछे सब है, ये सब साइनाइड वगैरह बहुत विधिवत पढ़ाया गया है। तो मान लीजिए कुछ छूटा हुआ है, कोई पार्ट छूटा हुआ है, तो पीछे सारी वीडियोज ना मैग्नेटिज्म हर चैप्टर का पूरा कंप्लीट करिए, 1 नंबर से शुरू करिए, लास्ट तक चले जाइए पढ़ते हुए आ जाइए। और टॉर्क बराबर कितना हुआ 2000। चलिए देखा जाए। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए यहाँ पर -2 है, ठीक, और यहाँ पर -4 है, तो -2 और -4 -6 हो गया। तो -6 हो गया, तो पहले तो हटा दीजिए, उसमें से 3 हटा दिया जाए। पहले 1 2 3 पर हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब बचा कितना, 2 × 2, ये हो गया 4, और यह देखिए 2 × 2 ना, 2 × 2 ये हुआ 4, और 4 × 1.5 तो कितना हो जाएगा 4 × 1.5 यानी कि 60, यानी कि 6 हो गया। तो देखिए यहाँ हो गया 6 इंटू, अब यहाँ पर क्या बचा हुआ था 10 पर माइनस 3 बचा हुआ था, 10 पर -3, और अभी क्या है यहाँ पर, ये अभी 5 बचा हुआ है। तो 5 इंटू sin 30 मीन्स 1/√2। सॉल्विंग दिस, हाँ सॉल्व कर दीजिए। देखिए 2 से काट दीजिए इसको, ये हुआ 3, और 3 में 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो टाउ बराबर कितना आ गया 5 × 3 15 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। तो आपके एग्जाम में जो पीछे कोर्सिविटी का न्यूमेरिकल था वह और यह दोनों एक ही साथ आए थे, यानी कि एक ही साल में देखिए दोनों आए हुए हैं। एक क्वेश्चन ये था और एक क्वेश्चन था कोर्सिविटी से। ओके, तैयार हो गया, फर्स्ट क्लास। हाँ, कंसेप्ट बिल्कुल अपना स्ट्रांग करिए, कहीं कोई क्वेश्चन एग्जाम में आपके गलत ना होने पाए। आगे बढ़ा जाए, आइए चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसके आगे चलिए, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चला जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखा जाए। हाँ, ये भी आपको शायद उसी साल ये भी क्वेश्चन और आया हुआ है। देखिए क्या है, कह रहा है कि ये an equilateral loop of side 3 centimeter is placed in a strong magnetic field, such that field is in the plane of coil, in the plane of loop, let current in the loop is 5 ampere, and magnetic field is 2 × 10⁻³ Tesla. What is the torque? What is torque acting on it? What is the torque acting on it? निकाल दीजिए जल्दी, फटाफट करिए।
हाँ बेटा ध्यान देना, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। सब एग्जाम में आपके आए हुए क्वेश्चन है, मैं वही ले रहा हूँ क्वेश्चन, सारे वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पहले ही पूछे जा चुके हैं। तो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एन इक्विलेटरल लूप ऑफ द साइड 3 cm इज प्लेस्ड इन ए magnetic field such that field is in the plane of the loop. Let current in the loop is 5 ampere and the magnetic field is so much. तो कह रहा है कि what is the torque acting on it. जल्दी मारिए फटाफट। हाँ, यदि आपका आंसर देखिए हमारे सॉल्व करने के पहले यदि आपका आंसर फटाफट आ जा रहा है, आंसर वही आ रहा है जो हम बाद में सॉल्व करके निकाल रहे हैं, तो समझिए आपकी तैयारी द बेस्ट है, बहुत अच्छी है। पढ़ चुके हैं सभी लोग, ये पूरे वीडियो सिस्टमैटिक देखे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। जो नहीं देखे हैं फिर से देख लें, अभी वीडियो तो आपके पास है ही ना, उसे 2 बार 4 बार 10 बार देखिए खूब जम करके और देख करके तैयार करिए फर्स्ट क्लास। चलिए आज मैं शुरू कर दूं। चलिए बस टार्क बराबर जानते हो बेटा क्या होता है, NIA/B sin थीटा। n नंबर ऑफ टर्न्स एक ही फेरा केवल दिया गया है, कुछ दिया नहीं गया है, तो n हमारा 1 हो गया। तो पहले तो देखिए n बराबर 1 हो गया बेटा, ठीक। टाउ बराबर I का मान दिया गया 5 एम्पियर दिया गया। देखिए A, अब ट्रायंगल के एरिया मीन्स, अब इस क्वेश्चन ऐसा है, यहाँ मैं डायग्राम बना दूँ। सपोज करिए कि यह कोई मैग्नेटिक फील्ड है, तो दिया है क्वेश्चन में कि इस तरह से हैंग कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, ये है ना, इस तरह से हैंग कर रहा है यह। तो अब यदि यह मैग्नेटिक फील्ड हो और मान लीजिए सपोज करिए कि करंट बह रही है, नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है, ये करंट बह रही बेटा, तो देख रहे हो ना करंट ऐसे आएगी इसमें, तो इस पर तो फोर्स लगना नहीं है, ये तो फिर तो फोर्स 0 हो जाएगा ना। अच्छा, अब टार्क पूछ रहा है तो इस पर लगेगा और इस पर लगेगा, तो हम लोगों को खाली न्यूमेरिकल वैल्यू चूँकि बतानी है, तो डायरेक्शन से कोई मतलब है नहीं। अच्छा, अब जानते हो कि चूँकि उसी प्लेन में रखा हुआ है, तो इसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड में ही है कि नहीं। ओके, अब आप जानते हो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अब इसका मैं कहूँ कि इसका m कहाँ पर होगा, तो ऑलवेज m विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, पढ़ चुके हैं पीछे, और फील्ड ब्लैक बोर्ड में है और m यहाँ पर है ना। चूँकि एंगल कुछ दिया नहीं, पीछे वाले क्वेश्चन में देखिए 30 डिग्री एंगल दिया हुआ था, यहाँ कुछ दिया नहीं है, तो जब दिया नहीं है तो ये 90 डिग्री हो गया, यानी कि m I का मान हो गया, n 1 है, I हो गया a। अच्छा, और इसका जो इक्विलैटरल ट्रायंगल की क्रॉस सेक्शन होता है वह √3/4 होता है, √3/4। पीछे न्यूमेरिकल में सॉल्व किया हूँ, वहाँ पर भी इक्विलैटरल ट्रायंगल आया हुआ था कहीं पर ना, शायद कुछ निकाले थे फ्लक्स वगैरह हम लोग, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल आया था, वहाँ पर आया था, प्रूफ है वहाँ पर, पीछे पढ़े होंगे तो याद होगा, √3/4। तो √3/4 L², ए हो गया। और बी कितना बेटा, बी यहाँ पर कितना दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड देखिए 2 × 10⁻³ और कुछ 9, हाँ साइन, तो sin 91 हो गया, बस सॉल्व हो गया। देखिए बहुत ही आसान है सब कुछ। ओके, तो 5 × √3/4 इंटू, अब L की वैल्यू आप ले लीजिए, यहाँ से ना कहो तो 2 से हटा दीजिए इसको ना, 2 से इसको काट दिया जाए बेटा, तो इसको हटा दिया जाए तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो नीचे 2 कर दो, ठीक। अब ये 2 हट गया, 10⁻³ अभी वैसे ही है। और L देखिए कितनी है, लंबाई 3 सेंटीमीटर है ना, तो 3 सेंटीमीटर है, तो 3 का स्क्वायर कर दिए 9, और सेंटीमीटर है तो 10⁻⁴ हो जाएगा। L² आ रहा है ना, तो 9, तो 3 × 10⁻² है, इसका स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 9 10⁻⁴ हो जाएगा। चलिए, तो टार्क कितना लगा, क्या आया हुआ है अभी, चलिए देखिए यहाँ से बेटा कितना रहा, ये 2 है, 2 से इसे कट करिए, नहीं ऐसे कर दीजिए, 9 में पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 45 हो गया, 45/2 कर दिए, 22.5 हो गया, तो आया टार्क बराबर कितना आया, 9 × 5 45 हो गया बटा 2, यानी कि 22.5। तो 22.5 इंटू √3 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन मीटर। ओके, अब इसको चाहिए तो और छोटा थोड़ा सा कर दीजिए, नहीं तो वही आंसर मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो चाहे तो छोटा कर दीजिए। चलिए मैं कर देता हूँ,
तो 225 और कितना है 1.73 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हो जाएगा कितना 5 गुणे 3 हो जाएगा 15 हो गया। हाँ 15 हो गया। हाँ ये आ गया। कितना आ जाएगा तो देखिए 5 गुणे 3 15 हो गया। 15 5 हो गया 1 35 36 को 6 हो गया 3 5 8 हो गया बेटा 2 6 हो गया 14 को 4 1 हो गया 2 2 3 हो गया। ठीक 6 4 3 ओके 5 एडिशन कर दीजिए 5 हो गया 12 का 2 हो गया 1 1 9 और गुणे 9 और 4 13 हो गया 13 और 6 19 19 को 9 हो गया 1 1 4 4 8 8 एंड 3 तो 1 1 2 1 2 3 8 9 ना आ रहा कितना 389 389 22 नहीं कुछ कितना आना चाहिए तो 1.73 हाँ ठीक तो है भाई 225 ना। हाँ ठीक है तो 38 तो बेटा तो 22.5 अच्छा बेटा ये भी 22.5 बेटा। हाँ तभी इसका क्यों ज़्यादा आ रहा है तो 38.9 यानी कि 39 मान लेते हैं अप्रॉक्स। तो इक्वल टू 39 ना 0 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन मीटर। ओके तो दिस इज द आंसर। हो गया तैयार हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अब आ जाइए आगे क्वेश्चन पे चला जाए बेटा। बहुत सारे क्वेश्चन है बहुत ही है ना तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सब सॉल्व कर डालिए बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। मीन्स कि इस बार सिलेक्शन बिल्कुल पक्का हो कोई डाउट ना हो। ठीक है पहली बार यदि आप देने जा रहे हैं पहली बार दे रहे हैं तो और जम के पढ़िए क्योंकि इसी बार निकाल दीजिए। और जो लोग एक आध साल दे चुके हैं एग्ज़ाम तो उनको तो जी जान से और लगना चाहिए क्योंकि ये मिस ना होने पाए। आइए अगला क्वेश्चन। अब हाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए सारे सब हैं कलेक्शन क्वेश्चंस के सारे। नेक्स्ट व्हेन पैरामैग्नेटिक मटेरियल एट टेम्परेचर T व्हेन जल्दी से मैं फास्ट मैं बोलते जा रहा हूँ नोट करते जाइए। व्हेन पैरामैग्नेटिक मटेरियल when paramagnetic material at temperature T at a temperature चलिए कैमरे में जाएगा at हाँ यहाँ से देखिए at temperature T is subjected to an external magnetic field is subjected to an external magnetic field external magnetic field B the magnetization induced in it the magnetization induced in it is M। कह रहा है कि मैग्नेटाइजेशन जो इंड्यूस हुआ है वह M है। क्या कि हाउ मच मैग्नेटाइजेशन कह रहा है कि लेट magnetic field and
temperature increased 3 times and 6 times, ऐसे बेटा 6 times and 3 times respectively. What will be a ratio of magnetization produced means m dash upon m का मान पूछ रहा बेटा. m डैश अपॉन m यानी कि बाद में जो प्रोड्यूस हुआ है और जो पहले प्रोड्यूस हुआ है ना, वह उसकी वैल्यू पूछ रहा है. चलिए, तो क्या यह बिल्कुल यह क्वेश्चन एनसीईआरटी क्या करता है, एनटीए वाले इस समय क्या कर रहे हैं, एनटीए वाले देख रहे हैं कि वह क्या करते हैं, एनसीईआरटी बुक की लाइंस लेते हैं और उस लाइन पर जो भी कुछ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल है नहीं, देना ऑप्शन वगैरह होता नहीं है, तो फिजिक्स क्वेश्चन वहाँ से नहीं उठाते एनसीईआरटी से, लेकिन टॉपिक वही लेते हैं, या तो कोई फार्मूला होता है उसका वही लेते हैं, नया क्वेश्चन किसी दूसरे बुक से उठाते हैं, उसी टॉपिक का क्वेश्चन दे देते हैं. जैसे अब यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है और यह क्वेश्चन एक लाइन लिखी हुई है, 2 लाइनें हैं जो पीछे वीडियो में मैं सब कुछ एक्सप्लेन किया हूँ, एनसीईआरटी हेडिंग डाल करके बेटा एक्सप्लेन किया हूँ. यदि आपने सही से वीडियो को देखा है तो इस क्वेश्चन को कर देंगे. यदि आपने वीडियो सही से नहीं देखा है, मन से नहीं पढ़ा है, तो कदापि नहीं कर पाएंगे. करके देख लीजिए, करके हाथ कंगन को आरसी क्या, जानते ही हो, हाथ कंगन को आरसी क्या, आजमा के देख लो. चलो करो. यदि वीडियो सही से पढ़े होंगे तो पक्का कर देंगे तुरंत देखते ही देखते, नहीं पढ़े होंगे तो कदापि नहीं होगा. अब चेक करो अपना. हाँ बेटा, हम तुमको 1 मिनट का समय देते हैं, जल्दी करो. हो गया भाई, 1 मिनट हो गया लगभग. हाँ हो गया, 1 मिनट हुआ. नहीं बेटा नहीं हुआ, कोई बात नहीं. चलो, इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को पूरा अच्छी तरह से पढ़ो. जिनका हो गया है द बेस्ट, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर से पढ़ डालो पीछे से ना. सब तो है ही तुम्हारे पास, दिक्कत क्या बेटा. आ जाओ. चलो, अब ये करोगे कैसे. तो जहाँ पर मैं पढ़ाया है लेक्चर में मैग्नेटिक मटेरियल्स, उस टॉपिक पे चले जाइए. जब मैं फेरोमैग्नेटिज्म पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पर पैरा डाई फेरो, ठीक है ना, वहाँ पर मैं 2 फार्मूला लिखा था. आपको क्या लिखा था वहाँ पर? लिखा था m बराबर क्या, म्यू, m बराबर c b अपॉन t, एक फार्मूला आया रहा होगा बेटा. ठीक, अब मैं उसी समय बोला था आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आ जाएगा. एक तो ये एक फार्मूला बोला था बेटा, साई बराबर म्यू नॉट c बाई टी. ये 2 लाइनें आप वहाँ पे बोला गया है. हो गया. अब से यहाँ पर इसको 100% तैयार करिए, नोट करिए जल्दी फटाफट इसको. हाँ, अब मतलब मिस होने पाए. आ जाइए, अब जा देखिएगा. पहले किसका नाम है, द मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस्ड इज सो मच. हाँ, पहले m है. लेट मैग्नेटाइजिंग टेम्परेचर इंक्रीज 6 टाइम्स एंड 3 टाइम्स. अच्छा, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड. अच्छा बेटा देखो, पहले नाम है फील्ड का, ध्यान दीजिएगा,
और फिर नाम है टेम्परेचर का। तो यह तो ससेप्टिबिलिटी का क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छी तरह से तुरंत याद करिए इसको, लिखे जल्दी, वहाँ पर लिखे, कॉपी में लिखिए जल्दी फास्ट। साई इक्वल टू म्यू नॉट सी बाई टी, याद करिए उसको। व्हाट इज द सी? सी इज द क्यूरी टेम्परेचर। म्यू नॉट, यू नो वेल व्हाट इज द म्यू नॉट। टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हो गया। ये क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटिक मोमेंट, व्हाट इज दिस? मैग्नेटिक मोमेंट बराबर कितना? सी क्यूरी कांस्टेंट, सी क्यूरी कांस्टेंट। क्लियर? यहाँ पर भी सी क्यूरी कांस्टेंट, बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, टी टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट केल्विन। ओके, चलो तो क्वेश्चन इस पर है, इस पे है नहीं, हटा दो इसको। चलो अब देखना, पहले किसका नाम है बोला है, क्या हमने जगह बना दे, हटा दो बेटा इसे सब। पहले किसका नाम था? मैग्नेटाइजेशन, और फिर बाद में टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि रिस्पेक्टिवली बोला है, यानी कि जिसका नाम पहले है तो उसको पहले 6 टाइम्स हुआ है और दूसरा 3 टाइम्स हुआ है। तो यदि आपको इतना पता है, ये इक्वेशन यदि आपको याद है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आपको है। क्यों? क्योंकि देखिए वेक्टर m, पहले वाले को वेक्टर m बोला है, तो वेक्टर m बराबर कितना हुआ? सी बी बाई टी। ये एक लाइन का क्वेश्चन है, ऐसे ही आता है टेक्निकल चीज़ें। NTA वाले जब न्यूमेरिकल्स बनाते हैं तो बहुत टफ नहीं होते, वह ये देखता है कि ये चीज़ लड़का पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना। जो जनरली लोग छोड़ देते हैं, टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाते ही नहीं है, नाम ही नहीं देते हैं उसका, पढ़िए देखिए कहाँ है ये। लेकिन NCERT वाले बुक में साफ साफ लिखा हुआ। चलो बेटा, तो आ जाओ। तो अब दूसरा क्या हुआ? m डैश, अब उसका कितना हुआ? c वही है। अब b के मान में देखिए क्या चेंज किया गया। b हुआ है क्या? 6 टाइम, तो अब ये हो गया 6b हो गया ना। और टेम्परेचर कितना हो रहा है? टेम्परेचर को करा 3 टाइम्स, तो 3t कर दें, बस हो गया क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब है क्या? रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो जब पूछ रहा है यानी कि m डैश ऊपर होना बेटा, तो m डैश अपान क्या? m, यानी कि बाद वाला अपान पहले वाला पूछ रहा है, m2/m1 पूछ रहा है ना। m2/m1 देखो ऐसे लिख दिया जाए, हम लोग अपना बना दें, m2/m1 पूछ रहा है। तो m2 का मान आप निकाल चुके हो, यहीं से पहले कट कर दो इसको ना। तो यहाँ पे कट कर दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? ये है, हम m डैश वाला है ना, देखो तो यहाँ पर कितना हो गया? 3, 2 हो गया, तो 2cbt, 2cb/t इंटू, हाँ अब बोलिए, t/cb हो गया। चलिए अब देखो आगे। अब क्या हुआ इसके बाद? t से t हटा दीजिए, cb से कैंसिल कर दीजिए, तो m2/m1 जो पूछा गया था रेशियो, वो कितना आया? क्या? 2, मीन्स कि आया क्या? m2, रेशियो पूछा है ना, बस हो गया आंसर ही। 2/1 कर दिए, कैंसिल होगा, ट्वाइस हो जाएगा। मीन्स यदि ये पूछा होता कि m2 कितना होगा, तो 2 इंटू m1, दैट इज द आंसर। हो गया सॉल्व। फैंटास्टिक। देखिए कितना आसान है सब कुछ। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चले, अगला क्वेश्चन एक सॉलिनॉइड का सवाल है, जरा सॉल्व कर लीजिए इसको। तो डिटरमाइन मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर, determine magnetic induction vector of a solenoid at a point lies on the,
हाँ क्या बेटा, लाइज ऑन द सरफेस एरिया, लाइज ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सोलिनॉइड। एक क्वेश्चन तो आप जरूर आ जाना चाहिए तुरंत ही, एरिया ऑफ सोलिनॉइड लाइज ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सोलिनॉइड। क्लियर। गिवन क्या क्या डाटा दिया हुआ देखिए, गिवन n इक्वल टू 5000, करंट बह रहा है 5 एम्पियर, लेंथ ऑफ सोलिनॉइड, लेंथ ऑफ सोलिनॉइड दिया है 100 सेंटीमीटर। क्लियर। ओके। और कुछ? हाँ बस बेटा इतना दिया हुआ आपको, ठीक है, इतना दिया हुआ आपको। हाँ और एक बात और दिया बेटा, रेडियस, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है ना, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर बेटा रेडियस दिया हुआ। ओके चलो तो निकाल दीजिए, आंसर निकाल दीजिए फटाफट। तो इसका 100 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है है ना। हाँ मार दीजिए जल्दी फटाफट, आंसर निकाल दीजिए इसका। हो गया। चलिए मैं करूँ, आ जाओ बेटा। देखो ऐसे क्वेश्चंस आप पीछे पढ़ चुके हैं, ये एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे न्यूमेरिकल्स हैं, इनमें से रहेगा पक्का, बस हम लोग यही नहीं जानते कौन वाला रहेगा। लेकिन अब पूरी थ्योरी, जैसे कि परमानेंट मैग्नेट कैसे बनाते हो, उसके लिए कौन कौन से प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, अभी हमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, पीछे सब होता चला आया है ना। तो अब एक लेक्चर में ही नहीं केवल इंपॉर्टेंट हमको ढूंढना है, मैग्नेटिज्म पूरे चैप्टर का जितने वीडियोज हैं उन सब में जो भी कुछ पढ़ाया वो सब इम्पॉर्टेंट है। अब जब इतना पढ़ोगे तो तुम्हारा मतलब 2 क्वेश्चन आने की संभावना, यहाँ से 2 क्वेश्चन कोई न कोई आएगा, 100% फिक्स है कि आएगा। तैयार कर लो फर्स्ट क्लास। चलो आ जाओ, देखो बेटा तो जानते हो क्या जानते हो, चलो आ जाओ देखो क्या जानते हो। ये है सोलिनॉइड है मान बेटा, ठीक है। ये वायर की वाइंडिंग वगैरह है, तो वाइंडिंग की यहाँ हमको जरूरत नहीं दिखाने की बेटा ना, तो इसलिए हम लोग ने दिखाए, जिसकी जरूरत है उस पर चलते हैं। पॉइंट इज ऑन द क्रॉस सेक्शन एक्सिस, ऑन द एक्सिस, यहाँ है पॉइंट, ठीक, यहाँ है पॉइंट। तो जानते हो कि पॉइंट जब यहाँ रहता है तो करते क्या हो, यहाँ से यहाँ मिलाते हो ऐसे, और दूसरे एंड को मिला देते हो, मिलाते हो ना। हाँ बोलो भाई, नंबर ऑफ टर्न्स n हो, करंट I है और लेंथ L है, और तब तो फार्मूला क्या लगाते थे, याद करिए। हाँ याद करिए, B बराबर μ0/2 ni, आगे बोलिए cos θ1 माइनस cos θ2। दिस इज द डायग्राम। वेयर इज θ1, हाँ बनाओ जल्दी जल्दी मेरे साथ। θ1 और θ2 कहाँ होता था, ये था θ2, और ये मीन्स यहाँ बना दो, ये θ1 हो गया। अब जैसे जैसे दूर जाओगे, जैसे जैसे दूर जाओगे, चलो यहाँ जाओ, एंगल और छोटा हुआ,
और जाओ और छोटा हुआ कि नहीं। अच्छा यहाँ बढ़िए, आगे बढ़िए, वो केस तो है नहीं, हम लोगों का केस तो दूसरा है। आगे बढ़िए, पॉइंट यहाँ पर है, यदि पॉइंट यहाँ रहता तो ये केस होता, और ये आपको याद है, ये आपको याद है। अब आपका पॉइंट यहाँ पर है, इस लाइन को शिफ्ट करो, ले चलो ले चलो, ले गए, यहाँ आ गया। तो जब यहाँ आ गया, देखो अब ये एंगल जो θ1 राइट हैंड में ना, पॉइंट के राइट हैंड में थीटा है, पॉइंट के राइट हैंड, यानी इंड को मिलाने वाली लाइन और राइट हैंड एक्सिस, तो राइट हैंड एक्सिस और मिलाने वाली लाइन, यहाँ एंगल कहाँ, एंगल कितना, 90 डिग्री। तो θ1 इज हाउ मच। ये सब बातें क्लियर नहीं रहती हैं तो फिजिक्स में माइनस में नंबर आता है लोगों का, क्लियर करना जरूरी है बेटा, ठीक है। अपना चेक कर लो, अपना चेक कर लो, सब तैयार है कि नहीं बेटा, नहीं तैयार है कोई दिक्कत नहीं, तैयार करो फटाफट। अच्छा अब देखो, अब ये लाइन यहाँ आ गई, अब यहाँ से, अब हमारी लाइन तो यहाँ है ना, अब यहाँ हटा दूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको, तो समझाने के लिए बनाया हूँ इसको, हो गया एक एंगल क्लियर। अब बेटा दूसरा एंगल हम देखते हैं, पॉइंट से मिलाना पड़ेगा इसको भी ना, चलो तो मैं ऐसे रहने ही देता हूँ, मिटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये इसी से समझाता हूँ। देखो अब दूसरा इंड यहाँ है और हमारा बिंदु यहाँ है, चलिए मिलाइए, हो गया। अब जो थीटा मेरा बनेगा वह ये एंगल होगा, ये एंगल होगा ना, पॉइंट से लेफ्ट, तो पॉइंट से एक θ2 हमारा, θ1 है बेटा राइट और θ2 है बिंदु से लेफ्ट, तो बिंदु से लेफ्ट, बिंदु से लेफ्ट, ओके। तो लेफ्ट वाला एंगल, हाँ ध्यान देना बेटा, ये कौन सा बनेगा हम लोग का, देखो यहाँ से कहाँ पे था, देख लो पहले, देख लो बेटा कहाँ पे था, यहाँ से लाइन पे था ना, हाँ तो लाइन तो अब यहाँ है नहीं, तो यहाँ से लाइन पर, यानी कि यहाँ से लाइन पर, ओके दिस इज द θ2। तो आ जाओ, अब इसको भी मैं हटा दूं तो फैंटास्टिक रहेगा ना, बीच में आपको डिस्टर्ब कर रहा है, चलो हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा, हाँ अब देखो θ2 कहाँ बेटा, ये हुआ θ2। तो पहले तो इस क्वेश्चन को नहीं आसानी से सॉल्व होने वाला नहीं है, जब तक आपको θ1 और θ2 कहा आता है मेन फार्मूले में इसमें, और θ1 वैल्यू कहाँ पर है, तो है ऐसे बदल बदल के दे देगा क्वेश्चन आपको। यदि आसान आ गया, हाँ बी बार म्यू नॉट नाइफ अगर पूछ रहा है तब तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन थोड़ा भी ट्विस्ट किया तब समस्या हो जाएगी। तो वह समस्या ना होने पाए उसके लिए पहले से ही तैयार रहिए, सब ना एंटी बैक्टीरिया एंटी वायरस वगैरह सब कुछ होना चाहिए ना आपके पास में, एंटी वायरस एंटी बैक्टीरिया मालूम है ना बेटा, सब कुछ होना चाहिए। चलो ओके, तो अब क्या करोगे, अब चलो अब इसका हमको कास्ट निकालना है, तो इसके लिए कास्ट निकालोगे कैसे बेटा, ये हो गया बेस और ये हाइपोटेनस, अब ये वाली वैल्यू चाहिए हम लोगों को, ठीक चलिए। तो अब हमको इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू तो दी ही हुई है 100 सेंटीमीटर दिया ही है, इसको भी दिया हुआ है कितना 25 सेंटीमीटर दिया ही है, ठीक है 25 सेंटीमीटर रेडियस शायद 25 सेंटीमीटर, हाँ देखिए 25 सेंटीमीटर रेडियस दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई यदि नाम दे दूं मैं ओ और इस नाम दे दीजिए पी, हमको चाहिए ओ पी, तो ओ पी बराबर अंडर रूट व्हाट 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर और क्या बेटा 25 का स्क्वायर, हो गया सेंटीमीटर में आएगा जो आएगा। तो ओ पी बराबर देखो, अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या 25 × 4 लिख सकते हैं आराम से, और प्लस यहाँ पे क्या 25 रहने दो इसको। चलो ओ पी बराबर कितना हुआ बेटा 25 का स्क्वायर इसमें भी है, 25 का स्क्वायर इसमें बाहर निकाला 25 आ गया, और अभी रूट के अंदर क्या बचा हुआ है 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1, यानी कि ओ पी बराबर कितना आया, तो 25 का स्क्वायर निकल चुका था 1 और 4 का 16,
तो यानी कि आया कितना बेटा 25 अंडर रूट 16 एंड 1 17 ना 17 ओके ठीक है। अच्छा मीन्स अप्रॉक्स यदि बहुत आएगा ना लगभग कितना आएगा बेटा देखो। चलो ठीक है ओपी की वैल्यू तो आगे भी ऐसे रहने दिया जाए क्या करना। हाँ ओपी हो गया। चलो अब हमको क्या चाहिए हम लोगों को चाहिए cos थीटा। तो चलो cos थीटा 2 की वैल्यू यहाँ से चाहिए हमको। चल लीजिए यहीं पर लिखता हूँ cos थीटा 2 बराबर बेस बाई हाइपोटेनस। बेस मीन्स 25 हाइपोटेनस मीन्स 25 रूट 17 ओके ए बी सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल 25 कैंसिल 1 अपॉन अंडर रूट 17 1 अपॉन अंडर रूट 17 ओके फैंटास्टिक। अब कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं। चलिए अब देने के लिए क्या करना होगा आइए अब मैं थोड़ा स्पेस बनाऊं। चलो बेटा यहाँ पे आ जाइए ओके। अब ये मेन इक्वेशन तो आपका यही है b बराबर म्यू नॉट बाई 2 तो म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁷ बाई 2 इंटू एन नंबर ऑफ टर्न्स दिया बेटा 5000। तो जानते हो ना कैपिटल N अपॉन L होता है 5000 अपॉन ओके पर मीटर। तो पर मीटर यानी कि मीटर 100 है यानी कि ये 1 हो गया बेटा पर मीटर में लिया जाता है हमेशा ओके। तो म्यू नॉट N हो गया आई का मान है बेटा 5 एम्पियर इंटू 5 इन द ब्रैकेट cos थीटा 1 तो cos 90 मीन्स 0 तो 0 माइनस और क्या माइनस cos थीटा 2 तो cos थीटा की वैल्यू तो निकाल चुके हैं हम लोग। cos थीटा 2 का मान कितना आया है cos थीटा 2 1 बाई रूट 17 1 अपॉन अंडर रूट 17 ओके। तो देयरफॉर बी इक्वल टू ये माइनस जो आएगा बेटा माइनस से मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बताएगा। हमको मॉडल लेना मैग्नीट्यूड निकालना बी का हम लोगों को ओके। तो इस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और छोड़ दीजिए और यहाँ पे हो गया 2 तो 2 पाई इंटू 10⁻⁻। तो ऐसे करते ही सॉल्व कर दीजिए थोड़ा और छोटा कर दीजिए 2 पाई ये हो गया 10⁻⁷ हो गया और यहाँ पर देखिए 1 2 3 ठीक क्या हो गया यहाँ पे देखिए 1 2 3 इसमें से माइनस कर दीजिए तो पावर आ गया -10⁻⁴ ठीक। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है 5 गुणे 5 25 और 25 और यहाँ पे आया है 2 25 गुणे 2 50 का 5 यानी कि यहाँ पे कर दो -3 ठीक 5 हो गया। अभी बचा हुआ क्या पाई तो 5 पाई इंटू 10⁻³ अपॉन रूट 17 4 पॉइंट समथिंग तो दैट विल बी द आंसर ओके। थोड़ा और छोड़ा कर दे इसको। चलिए एक बार चेक कर लीजिए तो ये 5 गुणे 5 हो गया बेटा 25 और 25 यहाँ पे 2 था ना 25 गुणे 2 50 हो गया 50 का 5 हो गया। अच्छा और एक यहाँ पे क्या था 3 और 1 4 माइनस निकल जाना है ठीक है ओके फर्स्ट क्लास। अच्छा ओके हो गया बेटा। चलो इतना टेस्ला। हाँ अब इसको थोड़ा सा चाहें तो छोटा कर दें हम लोग। तो यदि यहाँ पर इसको हम मान लें लगभग 4 मान लेना इसको हाँ 16 मान लें 4.1 के आसपास आएगा नियर अबाउट। तो b इक्वल टू 5 पाई अपान क्या 4.1 ले लें मैक्सिमम इतना आएगा 4.1 इंटू 10⁻³ हो गया 4.1 ले लें। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा और छोटा कर दिया जाए तो इसको 5 पाई है बेटा तो 5 पाई मीन्स कितना हो जाएगा तो 3.14 गुणे 5 कर दिया जाए ठीक हो गया 20 का 0 हो गया 2 7 हो गया 15 हो गया 1 2 15 10 7
तो ये ऊपर आ गया b बराबर 15.7 हो गया बेटा, और नीचे कितना रहा है 4.1 इंटू 10⁻³ चलिए और छोटा कर दीजिए थोड़ा सा ना, तो 157 हो जाएगा और 41 हो जाएगा, तो 157 और हाँ 157 में डिवीजन करना बेटा 41 का, तो 41 का डिवीजन करोगे तो कितना हो जाएगा 4 16 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार डिवीजन होगा, तो 3 4 38 8 बार 3×8। ओके, तो फाइनल आंसर आया बेटा ना, इसका फाइनल आंसर देखिए कितना रहा, तो b बराबर फाइनल आंसर बेटा इसका 3.8 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ओके, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। तो अब इस क्वेश्चंस को, हाउ मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे, कितना इम्पॉर्टेंट है, कितने इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, कितना गजब का कंसेप्ट है। क्लियर? ओके, क्या पढ़ रहे हो? सोलिनॉइड। ओके, सोलिनॉइड P100 फिजिक्स। चलो बेटा, हो गया, आ जाओ अब। हाँ, जल्दी फटाफट और आगे बढ़ा जाए, जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करा दें यहाँ पर ना, फिर लेंगे और एपिसोड आएगा अभी न्यूमेरिकल का, ज़्यादा कलेक्शन एक ही बार लेकर के मैक्सिमम सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी आप तुरंत देखने जा रहे हैं, इसके बाद में जस्ट आफ्टर द ब्रेक अभी तुरंत देखने जा रहे हैं EMI। तो जानते हैं 2 चैप्टर इससे भी ज़्यादा, यदि मैं कहूँ कि मैग्नेटिज्म से भी ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप कहेंगे EMI, यानी जो आने जा रहा। और फिर मैं कहूँ कि उससे भी ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट होगा, तो आप कहेंगे LCR सर्किट। कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है? कोई छोड़ सकते हो? नहीं, एक हेडिंग नहीं छोड़ सकते, किसी भी वीडियो का आप हेडिंग नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना। यदि रियल में आपको IIT में जाना है या तो डॉक्टर बनना है, तो आप एक हेडिंग नहीं छोड़ सकते, चैप्टर वीडियो की तो बातें छोड़िए। चलो, हो गया। चलिए एक बार देख लीजिए ठीक से, एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए, पूरे कंसेप्ट को समझ लीजिए। फिर इसका आएगा, अभी और भी न्यूमेरिकल आएगा बेटा, ठीक है। तो इसको एक क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लिया और रफ पर पूरा प्रैक्टिस करके ठीक से समझ लिए, कंसेप्ट को उस पर जा करके ना डीप में समझ लीजिए, कोई न्यूमेरिकल आएगा सॉल्व कर देंगे आप, पक्का कर दीजिएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन ले लिया जाए। हाँ बेटा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन एक ही साथ में देता हूँ आपको। देखो बेटा, तो यहाँ पर आया आपकी एग्जाम में दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैं दोनों डायग्राम बना दे रहा हूँ डायरेक्ट। देखो, यह एक मैग्नेट है, यह एक मैग्नेट बेटा, ठीक है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट m बराबर 4.0 ना, 4.0 एम्पियर मीटर स्क्वायर है, इसका m1 है यह, ठीक। और इसकी लेंथ है ना 6 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है, ठीक। और इससे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरा एक आइडेंटिकल मैग्नेट है, जो ऐसे रखा हुआ, जो इस तरह से रखा हुआ, ये 2 रखे हुए हैं। इसकी लंबाई हाँ वो भी आइडेंटिकल है, तो 6 सेंटीमीटर ये भी है, 6 सेंटीमीटर। लेकिन इसका मैग्नेटिक मोमेंट m2 की वैल्यू अलग है, लेंथ तो वैसे ही है, लेकिन m2 का मान अलग है, 2.0 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। ओके, तो इसके मिड पॉइंट पर व्हाट विल
व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर एट द मिड पॉइंट ना, मिड पॉइंट यहाँ पर मिड पॉइंट ओ। जल्दी से मारिए आंसर इसका, जल्दी से। तो दोनों मैग्नेट आइडेंटिकल है बेटा, लेकिन m का मान दोनों का अलग अलग है। हो गया? करिए, जल्दी करिए। चलिए मैं करूं? चलो आ जाओ बेटा। देखो मैं कर रहा हूं, लेकिन आप बिल्कुल ही एकदम एक्सपर्ट बन जाइए। मेरे साथ प्रैक्टिस कर करके बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाइए ना, कहीं कोई डाउट ना रहे। चलिए देखिए, जानते हो कि N से लाइन निकलती है और S में जाती है। यह इस मैग्नेट के, यह मैग्नेट है एक, मैग्नेट है बेटा। तो इस मैग्नेट के ना, देखो तो N है, N से लाइन निकलती है, उस बिंदु से होते हुए S में इंटर करती है। ऐसे इसकी फील्ड बनेगी, ऐसे ही इधर भी, दिस विल बी द फील्ड। तो देख रहे यहाँ पे लाइन निकल रही होगी, तो इसका मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर, यानी नाम दे दिया जाए इसका B1, इसका B1। और इसका देखिए N से लाइन निकलती है होते हुए, ओके, मीन्स यह कि हमेशा जो पॉइंट एक्सिस पर है, तो देखिए कैसे हो रहा है, इसका इधर, इसका इधर, मीन्स व्हाट विल बी द नेट फील्ड, यह N है बेटा, ध्यान रहे। तो दोनों, अब इसका मान लेते हैं हम B2, तो ये हो गया B2, हो गया। अब दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पर आया? अब यदि कहें कि वर्टिकल से रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा, तो आप कहेंगे कि वर्टिकल से रिजल्टेंट इतना एंगल बनाएगा। आपको यह एंगल बताना होगा और B का मान बताना होगा। दो चीज़ें दिया हुआ, विथ वर्टिकल करके, विथ हॉरिजॉन्टल विथ वर्टिकल, ऐसे आएगा क्वेश्चन। ओके, चलिए। तो बहुत ही अच्छी तरह से सब कुछ अपने कंसेप्ट को क्लियर करने की जरूरत पड़ा। देखो अब यहाँ पर इसके फील्ड का दिशा में देखो, इक्वेटर पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर देख रहे हैं। फिलहाल आंसर क्या हुआ? तो इसके देख रहे हैं आपकी इस B2 की एक्सिस है और B1 का इक्वेटर है ना। तो पहले तो B2 बराबर कितना लिख दूं, μ0/4π 2m/r³, 2m/r³, क्लियर। अच्छा, और B1 के जैसा मान देखिए कितना हुआ, B1 कितना हो रहा है, B1 तो चलिए कहीं और लिखा जाए, यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, ये सब हटा दे, बन गया है। चलिए, तो B1 बराबर कितना बेटा, B1 का क्या है, इक्वेटर, और इक्वेटर पे जानते हैं μ0/4π m/r³ होता है। पक्का, कहीं कोई दिक्कत नहीं? आ जाओ, अब जा देखना। तो B1 बराबर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो μ0/4π इंटू m का मान यहाँ 4 है, 4 अपान r मैग्नेट की चौड़ाई को नेग्लिजिबल मानेंगे इस दूरी की, और लंबाई इसकी l है। l से कोई मतलब हम लोग का है नहीं। इस बिंदु को देखिए, यहाँ से सेंटर से दूरी लेंगे, तो सेंटर से दूरी लेंगे बेटा, तो ये 12 है पूरा, डिस्टेंस कितना था 12 सेंटीमीटर, तो सेंटर से दूरी हो गई 6 सेंटीमीटर। कितनी हो गई, 6, देख रहे हैं ना, 6, तो 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 10⁻⁻, क्या, माइनस सेंटीमीटर, -2, और उसका क्यूब, तो इसका क्यूब, ये है B1 आ कितना रहा है, जैसा ही कैलकुलेट कर दिया जाए इसको। अभी μ0/4π वैसे रहने दिया जाए, इसको ऐसे रहने दीजिए, 4 वैसे रहने दीजिए, अपान यहाँ पे कैलकुलेट कर दीजिए, तो 6 इंटू 6 36, और 36 इंटू 6 108,
108 इंटू -6, तो दिस इज द B1 शुमर्ट लॉ। अब जैसा इसको कैलकुलेट करिए, B2 ओके इंटू 2 इंटू इसका 2 है, 2 अपॉन R। अब R जरा देखिएगा इसका कितना हुआ, सेंटर से लेना बेटा, यहाँ से दिया हुआ ना डिस्टेंस, तो ये तो हो गया 6 सेंटीमीटर, और प्लस ये 3 और लेना पड़ेगा, सेंटर से लिया जाता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, सेंटर से लिया जाता है। तो 6 और 3 9 हो जाएगा, तो 9 इंटू 10 टू द पावर -2 का क्यूब हो गया। ये इसकी फील्ड आई। चलिए नोट करिए, यहाँ तक हो गया सबका, हटा दो, मिटा दो बेटा, कैलकुलेट करना है तो जगह बना दो। हो गया, देखो तो नोट कर लियो कि नहीं, जल्दी करिए। हो गया होगा, आइए। हाँ अब जा देखिए, तो B2 भी हो गया और B1 भी हो गया। नेट फील्ड किधर है पता ही है, इसको यहाँ B1 रहने दीजिए। हाँ बेटा, AB डैश है, तो B डैश बराबर क्या हुआ, अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, तो B डैश बराबर B1 स्क्वायर। देखिए चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। B1 म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, देखिए यहाँ पे आया हुआ म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 4 अपॉन 108 और क्या इंटू 10⁻6 प्लस अंदर B2 स्क्वायर। हो गया बेटा, वहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं वैसे लिख दे रहा हूँ। आ जाओ, अब इसको हटा दिया जाए। चलो अब आ जाओ, तो देख रहे हो B डैश बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इसमें भी है, म्यू नॉट बाई 4 पाई इसमें भी है, और इसका स्क्वायर है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इसका स्क्वायर बाहर निकलेगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई बाहर आ गया। 10⁻6 का स्क्वायर देखिए इसमें भी है, और B2 में भी कितना है बेटा, 10⁻6 का स्क्वायर इसमें भी है। मीन्स कि बहुत आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, 10⁻6 को भी बाहर ले लें, इस पर भी 10⁻6 को भी बाहर ले लिया, ठीक। अच्छा ऊपर कितना है, 2 इंटू 2 4, तो 4 का स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, और 4 का स्क्वायर B2 में भी है, B2 में भी है, 4 का स्क्वायर यानी कि बाहर आ गया 4। अब जो बचा हुआ है अंदर ले लीजिए। चलिए क्या बचा हुआ था, यहाँ बचा हुआ था 1/1/108 का स्क्वायर बचा हुआ है, प्लस यहाँ क्या बचा हुआ B2 में, देखिए ये बाहर हो गया, ये भी बाहर हो चुका है, 9 का क्यूब बचा हुआ था, तो 9 81 यानी कि आएगा कितना 81 और इंटू 9 हो गया। चलिए या 81 इंटू 9 कर दें, क्या दिक्कत है। हाँ तो 1/81 इंटू 9 का स्क्वायर। ओके, तो दिस इज द कैलकुलेशन। आ जाइए, अब ऐसे क्वेश्चन से सब आपको एग्जाम में करना पड़ेगा। देख रहे हैं ना कैसे सॉल्व हो रहा है। चले अब और आगे, हाँ अब इसको छोटा कर दीजिए। देखिए तो म्यू नॉट बाई 4 पाई है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान जानते कितना होता है, तो B डैश बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान 10⁻7 होता है, इंटू 4 अपॉन 10⁻6। अब अंदर क्या बेटा, चलिए अब अंदर वाले को सॉल्व करना है ना हम लोग को, तो क्या कुछ है कॉमन दिख रहा है आपको। चलिए अंडर, हाँ अब यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं ना बेटा। हाँ देखो यहाँ से ऐसे हो जाएगा। चलिए मैं लिख रहा हूँ 1/2 इंटू क्या 2 इंटू, यदि 9 से हम डिवीजन कर दें इसमें तो 12 हो जाएगा,
2 गुणे 12 लिख सकते हो बेटा इसको, देख लीजिए 12 गुणे नहीं ये 9, हाँ चलिए बेटा देखो 12 गुणे 9 108 हो जाएगा, 108 का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे देखो बेटा 1/81 इंटू 9 का स्क्वायर हो गया। अब जा देखना, तो 9 का स्क्वायर इसमें भी है, 9 का स्क्वायर इसमें भी है, 9 का स्क्वायर बाहर ले लो बेटा, तो 9 का स्क्वायर बाहर लोगे तो 9 आ जाएगा, आ जाएगा। चलो अब यहाँ थोड़ा और छोटा कर दिया जाए, 10⁻6 से 10⁻7 कट गया, ऊपर आया -1 और ऊपर है 4/9, तो b डैश बराबर क्या 0.4 कर दूँ, हाँ 0.4 कर दिया जाए, तब तक -1 बचा हुआ ना, इसे 0.4 कर दे रहा हूँ अपॉन 9 इंटू, ओके अब क्या बचा हुआ है 1/√, हाँ 1/1 कर दूँ, चल बेटा तो अब कर दिए, चलिए ये अलग अलग ही रहने दें, नहीं कन्फ्यूज हो जाएंगे। चलिए तो 1/√, हाँ बेटा √, 1/, यहाँ पे 9 निकल चुका है, अब यहाँ पर है 12 यहाँ बचा बेटा, अभी और सॉल्व हो जाएगा। देखो 12 का स्क्वायर यहाँ पे बचा हुआ था, और यहाँ पे क्या बचा हुआ था, 9 निकल चुका है, 81 का स्क्वायर 1/81 का स्क्वायर बचा हुआ था, ठीक है ना। चलो अब और छोटा करिए, 0.4/9 इंटू कितना आ रहा है, ये 12 है, कुछ कॉमन हो जाएगा, 3 हो सकता है, 3 गुणे 4 कर दिया जाए इसको, और हाँ 3 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा बेटा। देखो √, क्या 1/3 इंटू 4 का स्क्वायर, 3 इंटू 4 का होल स्क्वायर, प्लस 3 से इसको कर दीजिए, कितना हो जाएगा 27 गुणे 3 हो जाना चाहिए, हाँ 27 गुणे 3 हो जाएगा बेटा। देखो तो 1/3 गुणे 27 का होल स्क्वायर, हो गया। चलो अब क्या आएगा, और छोटा करिए, तो 0.4/9 इंटू, ओके सॉल्व करिए, 3 का स्क्वायर उसमें भी है इसमें भी है, तो 3 बाहर आ गया, तो 3 बाहर आया तो यहाँ 27 बना, ये 27 बन गया, और अभी अंदर बचा हुआ कितना 1/, हाँ कितना बचा हुआ अभी, यहाँ बचा है 4 और वहाँ बचा है 27, तो 1/4 का स्क्वायर कर दिया जाए, तो 1/16 प्लस और क्या 1/27, तो 4 का 16 हो गया, और अभी 27 बचा हुआ बेटा, कोई कॉमन तो होगा नहीं, 4 और 27 में कॉमन नहीं होगा, तो देखो 4 का 16 हो गया, और यहाँ पर बचा हुआ है 27, तो 27 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 27 7 इसको 9 हो गया, 4 14 और 4 18, हाँ बेटा कितना आ जाएगा 9 1 7 729, 27 का 729, हाँ बेटा याद रहना चाहिए सब ना। तो चलो बेटा, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का, हाँ तो अब आ गया, चलिए अब मैं इधर कैलकुलेट दे रहा हूँ, अब बच आएगा कितना 1/16, तो मैं एक ही जगह सॉल्व कर दूँ, 1/16 और प्लस 1/729, 1/729, ओके। चलो वो 1/16 और 1/16, ठीक, और 1/729, देखो बेटा इसकी तुलना में इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, 1/729 ना रखेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, है कि नहीं। अब बच गया √, इतना बच जाएगा ना 1/16, अब 1/16 मीन्स 1/4 अप्रॉक्स ले लिया, तो अब जा देखना आया कितना हम लोगों का, हाँ यहाँ तक हो गया है ना सब। चलो अब इसके बाद देखिए क्या आ रहा है 1/4, तो आया, अब मैं यहाँ पे हटा दूँ, डायग्राम की ज़रूरत है नहीं, कर चुके होंगे। चलिए तो देखो अब आया कितना, तो b डैश बराबर
0.4 अपान 9 इंटू 1/4 कैंसिल हुआ। बी डैश बराबर कितना हो गया, तो बी डैश बराबर हो गया 4 से कटेगा 0.1 अपान 9, तो बी डैश बराबर ओके 0.1 नीचे ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या 1/9 या हाँ ऐसे कर देते हैं, क्या कर देते हैं इसको, चलो बेटा तो ऊपर कर देते हैं हम लोग ना, ऊपर कर दे 100, कर दो 100 मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 बनेगा क्योंकि 10 है, और नीचे करोगे तो नीचे का करना नहीं है, नीचे का 10⁻² ले लेना है, जो नीचे ऊपर चला गया और 10 हुआ ये 9 होगा, तो 1.1 इंटू 10⁻² टेस्ला, दिस इज द फाइनल आंसर। द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1.1 इंटू 10⁻² टेस्ला। ओके क्या देख रहे थे, हाँ बेटा बोलो जल्दी, क्या देख रहे थे, धुनाई, हाँ ये न्यूमेरिकल की धुनाई है, कैसे करोगे आएगा, अब ये आपको आप सोचो कि एग्जाम में आपको आएगा तुरंत ही सॉल्व करने के लिए, कैसे करोगे, ठीक है कैसे करोगे बस ये ध्यान दो, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो कैसे करोगे वहाँ पर, ये सारी कैलकुलेशन जो देख रहे हो ब्लैक बोर्ड पर, अभी तो मैं कर रहा हूँ, तो मज़े ले रहे हो, हाँ कि कर रहे थे मेरे साथ, कर रहे थे, ठीक है तो बहुत अच्छा, हाँ अपने हाथ से करो, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जानते ही हो कि एग्जाम में तुमको कैलकुलेटर और मोबाइल ले जाने को नहीं मिलेगा, अब वहाँ मैं नहीं रहूँगा कि मैं सॉल्व करूँगा तुम देखोगे, वहाँ तुमको करना पड़ेगा ना, तो जब भी आता कैलकुलेशन मैं कर रहा होता हूँ तो मेरे साथ तुम अपना करो तुम, ठीक। अच्छा देखो अब यदि फील्ड पूछ दिया होता हम लोगों से कि रिजल्टेंट के साथ रिजल्टेंट कितना फील्ड बनाएगा B1 के साथ में, तो देख लो बेटा यहाँ पर मार देते ऐसे ही तुरंत ही, tan थीटा बराबर देखो ना, tan थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस, ये थीटा, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर कौन है B2, तो B2 अपान B1, ओके। तो अभी यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे ना, लंबी लिस्ट है क्वेश्चंस की, न्यूमेरिकल्स की लंबी लिस्ट है, लेकिन अब मैं यहीं पे रोकता हूँ बेटा, और फिर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट हालांकि न्यूमेरिकल्स हैं सर, ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं भी हम लोग अगले एपिसोड में, मिलते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, तो फिर हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में लेकिन अभी मैं आ रहा हूँ आगे हम लोग जो देखेंगे, तो पहले मैं लेने जा रहा हूँ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, न्यूमेरिकल अनलिमिटेड है, लेकिन हर तरह का मैं एक न्यूमेरिकल से 2 न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा, हर टाइप का 1 से 2, हाँ कोई टाइप छूटेगा नहीं, 1 से 2 पक्का, यानी 2 न्यूमेरिकल को सॉल्व कर करके, ठीक। अब प्लस में P100 फिजिक्स पर ही टेस्ट लूँगा आपका, ठीक है, आपको मैं पेपर दूंगा, टेस्ट देना होगा तो मैं आपको पहले बता दूंगा, डेली आप पढ़ते जाइएगा डेली पढ़ते जाइए, मैं बताता रहूँगा आपको, तो जब टेस्ट होगा तो मैं टेस्ट पेपर दूंगा और उस पेपर को मैं फिर सॉल्व करूँगा, जैसे पिछला टेस्ट अभी एक टेस्ट हुआ है, तो जब पिछला टेस्ट हुआ है ना P100 फिजिक्स, जो पिछला टेस्ट हुआ है तो उसमें 100% 50 क्वेश्चन है, 50 में सॉल्व किया हूँ, फिर ऐसे ही अगला टेस्ट होगा, अब यह टेस्ट कब होगा, तो पूरा मैग्नेटिज्म एक साथ होगा, पूरा मैग्नेटिज्म एक साथ, मैग्नेटिक इफेक्ट्स लेके LCR सर्किट तक, तो अभी मैं EMI पढ़ा दूँ और LCR पढ़ा दूँ, तो EMI और LCR ये दोनों पढ़ा दूँ अभी, दोनों पढ़ा दूँ, यानी मान के चलिए कि 10 दिन बाद अभी टेस्ट होगा, तो पूरा मैग्नेटिज्म से हम आपको 50 क्वेश्चन देंगे, 50 में से 50 सही करना होगा आपको 100%, क्यों कि मैग्नेटिज्म जब पूरा हो जाएगा तब मैं दूंगा, ठीक। तो ऐसे ही पूरे मैग्नेटिज्म से मैं 3 टेस्ट लूँगा, एक बार पूरा होने के जस्ट बाद, एक बार फिर और एक बार फिर, यानी कि मैग्नेटिज्म से 3 टेस्ट 50-50 क्वेश्चन के होंगे, उस समय फिर जो भी बचाव उचाव होगा हम सब 100% सॉल्व करेंगे, सब तैयार हो जाएगा, तो कहीं कुछ देखने की, सुनने की, पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल वीडियो देखिए, जम करके देखिए और नोट्स बनाइए, पढ़िए, न्यूमेरिकल मैं जितना बताया हूँ आज इस एपिसोड में जितना पढ़े हो वो पूरा का पूरा तैयार कर डालो पहले तुरंत, अभी और भी इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं अब इसके बाद लिया जाएगा, क्लियर, ओके, बेस्ट ऑफ लक। तो फिर मिलते हैं अभी हम लोग अगले लेक्चर में, कौन सा लेक्चर होगा, EMI लेक्चर फर्स्ट, P100 फिजिक्स, मैं आपका STP सर, ओके बेस्ट ऑफ लक।